अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। बंगाल, असम, केरला और दूसरे राज्यों के चुनाव पर कई तरह का तज्ज़िया हो रहा है, लेकिन एक और तज्ज़िया जानना ज़रूरी है और वही आज हम बताने जा रहे हैं कि किस जगह किसकी कितनी पॉपुलेशन है, किसके वोट ने किसको जिताने में नुमाया किरदार अदा किया है और मुस्लिम वोट कितना मुंतशिर हुआ है, कितना बिखाव का शिकार हुआ है या कितना इकट्ठा होकर के किसी भी एक पार्टी को गया है। और ख़ास तौर पर इसलिए हम इस पर बहस कर रहे हैं कि इस चुनाव में मुस्लिम वोट की ताकत वाज़े तौर पर सामने आई है कि जब मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर के एक तरह के अलायंस, एक तरह की पार्टी को वोट किया है, तो वाज़े तौर पर सामने आया है कि मुस्लिम वोट कितना ताकतवर है। सबसे पहले हम बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में दो पार्टियों के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई थी। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और दूसरी तरफ बीजेपी। टीएमसी को कुल वोट मिला 47% और बीजेपी को वोट मिला है 38%। यानी वोट शेयरिंग के मामले में अगर बात करें तो टीएमसी और बीजेपी के दरमियान ज़्यादा फासला नहीं रह गया है। इसके अलावा कांग्रेस को बंगाल में सिर्फ 2% वोट मिला और एक भी सीट पर उनकी जीत नहीं हुई। इसी तरीके से सीपीएम को, लेफ्ट की पार्टियों को सिर्फ 4% वोट मिला और किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली। ममता बनर्जी को 47% वोट मिले और बीजेपी को 38%। ममता बनर्जी को जो 47% वोट मिला है उस 47% में 28% वोट मुसलमानों का है। बंगाल में मुसलमानों की आबादी 2011 के सेंसस के मुताबिक 28% है और अभी की आबादी बढ़ करके और ज़्यादा हो चुकी होगी। अगर ताज़ा सेंसस आता है तो कम से कम मुसलमानों की आबादी वहाँ 30% से अबव होगी। तो ममता बनर्जी को मिले हुए 47% वोट में से 28 या 30% वोट कह लीजिए किनका है, मुसलमानों का है। तो जो मुसलमानों के अलावा ममता बनर्जी ने वोट हासिल किया वो सिर्फ और सिर्फ 17%। लेकिन 28% या 30% मुस्लिम पॉपुलेशन वाले स्टेट में सिर्फ 44 मुसलमान एमएलए बन सके। यानी ममता बनर्जी ने जो उनको वोट मिला उन वोट के मुताबिक मुसलमानों को सिर्फ 45 टिकट दिया था, जिसमें से 43 जीत कर उनके पार्टी से पहुंचे हैं और एक अब्बास सिद्दीकी की पार्टी से जीते हैं। हालांकि वहां भी मुसलमान ही जीतते अगर इनके पार्टी के उम्मीदवार न जीते। सवाल ये है कि मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा वोट किया ममता बनर्जी को, लेकिन उनकी पार्टी से मुसलमानों को उतना टिकट नहीं मिला था, या मुसलमानों के वोट ने ही ममता बनर्जी की जीत में न सिर्फ नुमाया किरदार अदा किया बल्कि मुसलमान ही जीत की वजह बने। अगर मुसलमानों का वोट ज़रा सा इधर से उधर जाता तो ममता बनर्जी के लिए जीतना मुश्किल हो जाता। अब देख सकते हैं कितना करीब फासला है, क्लोज फाइट है। 38% वोट बीजेपी ने हासिल किया है और ममता बनर्जी ने 47%। तो 9-10% का फासला है। अगर थोड़ा सा मुसलमानों का वोट उधर जाता तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की हार हो जाती है, ये शानदार जीत नहीं मिल पाती। मुसलमान एक तरफा उनकी तरफ थे और मुसलमानों की ये मगरबी बंगाल में ताकत है। 30% मुसलमान का वोट है, वो जिसकी तरफ जाएगा उसी की जीत होगी। यहाँ तो 10% या 12% आबादी वाली जिसके साथ जाती है उसकी सरकार बन जाती है। उत्तर प्रदेश में यादवों की आबादी सिर्फ 7% है और वो उन यादवों ने अपनी सरकार बना ली। बिहार में यादवों की आबादी सिर्फ 14% है और 18% मुसलमानों का मिलाकर के यादव अपनी सरकार बना लेते हैं। बंगाल में 30% मुसलमान हैं, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान खुद अपनी सरकार न तो बना पाए हैं और न बनाने की सोच रहे हैं। आप भी बंगाल के चुनाव का नतीजा देखिएगा। स्क्रीन पर आप ग्राफिक्स देख रहे हैं कि क्या वोट शेयरिंग का मामला है, किसको कितना वोट मिला है और किसके वोट ने कितना बड़ा किरदार अदा किया है। प्रशांत भूषण ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि महज मुसलमानों की वजह से ममता बनर्जी की जीत हुई है। ममता बनर्जी के लिए इस चुनाव में, इस नतीजे में चिंता की बात यह है कि 38% हिंदू बंगाल के उनके साथ नहीं हैं, जिस पर उन्हें गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें हिंदुओं का वोट सिर्फ और सिर्फ 17% ही मिला है और मुस्लिम वोट मिला है 30%। बंगाल के बाद आइए ज़रा चर्चा करते हैं आसाम का जायज़ा लेते हैं। आसाम हिंदुस्तान की कश्मीर के बाद दूसरी सबसे बड़ी रियासत है जहां मुसलमान सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आसाम में मुसलमानों की आबादी ऑन रिकॉर्ड 34% है और अगर ताज़ा सर्वे हो तो ये आबादी मुसलमानों की और ज़्यादा बढ़ सकती है। आसाम में कुल विधानसभा की 126 सीटें हैं और 126 सीटों में से
जो बीजेपी का अलायंस एनडीए का उसने 78 सीटों पर जीत हासिल की और जो कांग्रेस का अलायंस था उसने 48 सीटों पर जीत हासिल की। अगर सीटों की तकसीम की बात करें तो कांग्रेस को 29 सीटें मिली, बीजेपी को 60 सीटों पर जीत मिली, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 16 सीटों पर जीत मिली, असम गण परिषद को 9 सीटों पर जीत मिली, बोडोलैंड पीपल फ्रंट को 4 सीटों पर जीत मिली है, लेफ्ट को 1 सीट पर जीत मिली, एक आज़ाद उम्मीदवार ने जीत हासिल की और बीजेपी का एक पार्टी के साथ अलायंस यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, उनको भी 6 सीट मिली। वोट शेयरिंग की बात करें, आप स्क्रीन पर ग्राफ देख सकते हैं, बीजेपी को जो वोट मिला है वो 33% मिला है, कांग्रेस को जो वोट मिला है वो 29% वोट मिला है। ज़्यादा का फासला नहीं है बीजेपी और कांग्रेस में। इसके अलावा और देखिए, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जिन्होंने सिर्फ 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, उन्हें 19 सीटों में 9% समथिंग वोट मिला है और आसाम गण परिषद को 7% वोट मिला है। अगर दोनों के अलायंस को मिलाकर के बातचीत कर लें तो बीजेपी का अलायंस था आसाम गण परिषद के साथ और एक और पार्टी है उसके साथ, तो कुल मिलाकर के 33 और 7 हो जाता है 40% समथिंग या 41% वोट मिला किसको, बीजेपी को। कांग्रेस अलायंस की बात करें तो कांग्रेस को वोट मिला 29%, यूडीएफ को मिला 9%, 29 और 9 38 हो जाता है और 29.7 है, उधर 9.7 है, तो 39% हो गया कांग्रेस और एआईयूडीएफ का। उसके अलावा बोडोलैंड पीपल फ्रंट को भी 3% समथिंग वोट मिला है, तो दोनों को मिला दें तो कांग्रेस अलायंस का जो वोट है बीजेपी अलायंस के वोट से बढ़ करके 42% हो जाता है और जो बीजेपी का वोट है सिर्फ 41% हो जाता है। बीजेपी का जो वोट शेयरिंग है आसाम में वो कम है, कांग्रेस अलायंस का ज़्यादा है। इसके बावजूद जीत बीजेपी की हुई है क्योंकि बीजेपी की अक्सर सीटों पर बहुत ही कम मार्जिन से जीत हुई है। अब ये वोट किसका ज़्यादा है किसका नहीं है वो जानना ज़रूरी है। कांग्रेस को 29% या कांग्रेस और एआईयूडीएफ को अगर हम मिला लेते हैं और दोनों का कुल वोट परसेंटेज जो होता है वो 39% होता है। इस 39% में 35% वोट मुसलमानों का है। कांग्रेस और एआईयूडीएफ को जो 39% वोट मिला है, इस 39% वोट में 35 से 36% वोट मुसलमानों का है क्योंकि आसाम की आबादी ही 34% है और 2011 के सेंसस के मुताबिक ताज़ा आदाद-ओ-शुमार हो तो कम से कम 2 से 3% बढ़ेगा ही, फिर भी हम 35 या 36 ही करें। तो आसाम में कांग्रेस यूडीएफ अलायंस को 39% वोट मिले और इस 39% वोट में 35 से 36% वोट मुसलमानों का है, यानी मुसलमानों के अलावा वोट कांग्रेस के अलायंस को या कांग्रेस को कह लीजिए सिर्फ 4% मिला है। कांग्रेस मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के सहारे आसाम में है। हिंदुओं का वोट लेने में या मुसलमानों का वोट लेने में कांग्रेस नाकाम रही, यानी सिर्फ और सिर्फ 4% वोट मिला। दूसरी तरफ बीजेपी के अलायंस ने 40% वोट हासिल किया। मुसलमानों का वोट भी बीजेपी को गया लेकिन बहुत कम गया, ज़्यादातर वोट उन्होंने हासिल किया। बीजेपी ने 8 उम्मीदवार खड़े किए थे, उनमें से कोई भी इस बार नहीं जीत सका। 2016 के चुनाव में बीजेपी से एक मुसलमान की जीत भी हुई थी। हिंदुओं का वोट बीजेपी कांग्रेस हासिल करने में नाकाम रही, तो कांग्रेस मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के सहारे आसाम में है। कांग्रेस के 16 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, उनके कुल 29 में से 16 मुसलमान हैं और उसके अलावा जो बचे 15 या 14, उन 14 में भी 7-8 ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर मुस्लिम वोटों के सहारे ही जीते हैं। उनका जो हलका है चुनावी हलका, वहाँ मुस्लिम वोट ही किसी की हार और जीत का फैसला करते हैं। वहाँ पर किसी मुसलमान को कांग्रेस ने टिकट ही नहीं दिया था, इसलिए उनकी जीत नहीं हुई और नन मुस्लिम उम्मीदवार वहाँ से एमएलए बनने में कामयाब हुए। दूसरी तरफ सारे हिंदू वोट को बीजेपी ने हासिल कर लिया। तो कांग्रेस को अब सोचना होगा कि क्या वो सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे रहेगी या कुछ गैर मुस्लिमों के वोट को भी हासिल करेगी। सिर्फ वन कम्युनिटी का वोट हासिल करके कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है और कांग्रेस नन मुस्लिम वोट हासिल करने में बिल्कुल सिफर है। यही हाल बंगाल का था कि जहां मुसलमान वोट के सहारे ही ममता बनर्जी ने शानदार जीत हासिल की। अब एक और रियासत केरला है, उसका ज़रा जायज़ा लेते हैं कि केरला की क्या सूरत हाल है। केरला में भी चुनाव हुआ और केरला में कुल 140 सीटें, 140 सीटों में केरला में जो सबसे ज़्यादा सीट हासिल की
वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, जिसकी सरकार पहले भी थी और उनका दूसरी पार्टियों के साथ अलायंस था। कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटों पर वहाँ कामयाबी मिली, या इंडियन मुस्लिम लीग को वहाँ 17 सीटों पर कामयाबी मिली, जिसमें से 15 उनके मुसलमान हैं। अब इतनी बड़ी जो कामयाबी मिली, जो वोटों का परसेंट है वो क्या है, यानी बल्कि और जगहों के अलावा केरला को देखें तो ज़रा सा वहाँ बिखराव है। जैसे आसाम में 2 से 3 पार्टियों के दरमियान पूरा वोट फीसद है, बंगाल में तो सिर्फ 2 ही पार्टी है, एक तरफ टीएमसी, दूसरी तरफ बीजेपी। केरला में कई सारी पार्टी है जिनको जीत मिली है। अब जैसे केरला में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो केरला में वोट मिला है वो 25% मिला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को। इसी तरीके से कांग्रेस को भी 25% वोट मिला है केरला में, लेकिन कांग्रेस की सीटें कम थी, उनका लाइन ज़्यादा था, और इसके अलावा बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस को हार का भी सामना करना पड़ा है। वरना वोट फीसद के मुकाबले में कांग्रेस और सीपीएम लेफ्ट की पार्टी बराबर है, जिसकी सरकार बनने जा रही है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 8% वोट मिला। इसके अलावा वहाँ एक और पार्टी है सीपीआई, उसको 7% वोट मिला। बीजेपी ने भी वहाँ अपने उम्मीदवार उतारे थे, एक भी बीजेपी की जीत नहीं हुई, लेकिन बीजेपी ने भी केरला में 11% वोट हासिल किया है। इसके अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने भी 14% वोट हासिल किया है, और इस तरह का वो केरला का है। केरला में कुल कितने मुसलमानों को जीत हुई? 32 मुसलमानों की। मैंने अपने एक रिपोर्ट में कल बताया था कि 5 राज्यों में कहाँ कितने मुसलमानों की जीत हुई है। बंगाल में 44 मुसलमानों की जीत हुई, जिसमें से 43 टीएमसी के टिकट पर जीत हासिल की। आसाम में 31 मुसलमानों ने जीत हासिल की, और ये सब के सब कांग्रेस अलायंस से, जिसमें से 16 कांग्रेस के हैं और 15 AIUDF के। केरला में 32 मुसलमानों ने इस बार जीत हासिल की, जिसमें 15 इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हैं, कुछ सीपीएम के हैं, कुछ कांग्रेस के हैं और कुछ इंडियन नेशनल लीग के और दूसरी पार्टियों के 3 आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी केरला में जीते हुए हैं। तमिलनाडु में 7 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, और पौंडुचेरी में 1 मुसलमानों ने। कुल 115 मुसलमान इस मरतबा MLA बनने में कामयाब हुए हैं, ये जिसका डाटा हुआ। और जो चुनावी नतीजा हुआ वो यही कि इन सब जगहों पर मुसलमानों के सहारे ही कोई ना कोई पार्टी सरकार बना रही है। और दीगर स्टेट की बात करें तो यादव या जो दलित है, OBC है, वो सिर्फ अपनी 10 से 15% आबादी वाले के सहारे अपनी सरकार बना लेते हैं, अपना चीफ मिनिस्टर बना लेते हैं। लेकिन बंगाल में 28% मुसलमानों की आबादी है, बट वो अपनी लीडरशिप मजबूत करने में नाकाम है। आसाम में 34% मुसलमानों की आबादी है, फिर भी मुस्लिम लीडरशिप महदूद है, या कांग्रेस ने ही सारे मुस्लिम वोट को अपने कब्जे में कर रखा है। केरला में किसी तरह मुस्लिम लीडरशिप थोड़ा बहुत मजबूत है, और जो भी सरकार बनती है उसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की शराकतदारी होती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या ख्याल है? क्या आसाम और बंगाल में मुस्लिम लीडरशिप मजबूत हो सकती है? कैसे मुमकिन है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए, और मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के मिलत टाइम्स का ऐप डाउनलोड करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट करते रहें मिलत टाइम्स, www.millettimes.com। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये, और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।